ग्रेच्युटी नियोक्ता अपने कर्मचारियों को उनके द्वारा दी गई सेवा के बदले सेवानिवृत्ति के समय या कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उन्हें ग्रेच्युटी का भुगतान करता है। ग्रेच्युटी को हिंदी में उपदान कहते हैं और कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति या मृत्यु के पश्चात उसके परिवार के सदस्य ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त करते हैं तो इसमें से कुछ भाग कर योग्य होगा, कुछ भाग कर मुक्त होगा। और इस ग्रेच्युटी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे हम आयकर से संबंधित विस्तृत प्रावधान और ग्रेच्युटी की कितनी राशि कर मुक्त होगी, कितनी राशि कर योग्य होगी, किन कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होगी, किन कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी, किन स्थितियों में कर मुक्ति मिलेगी और किन स्थितियों में ग्रेच्युटी की कर मुक्ति नहीं मिलेगी। इनके बारे में हम इस ग्रेच्युटी में विस्तार से पढ़ेंगे। ये ग्रेच्युटी वाला टॉपिक है बीकॉम पार्ट सेकंड के कोटा विश्वविद्यालय कोटा के विद्यार्थियों के लिए ABST विषय के पेपर फर्स्ट के रूप में। और वेतन शीर्षक में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी यदि सेवा काल के दौरान कर्मचारी प्राप्त करते हैं या नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को सेवा काल के दौरान ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है तो ये सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी, चाहे वो सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे अन्य संस्थाओं के कर्मचारी हों। अगर सेवा काल में ग्रेच्युटी की राशि कर्मचारी ने प्राप्त की है तो वो संपूर्ण राशि सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। सामान्यतया ग्रेच्युटी की राशि सेवा काल के दौरान भुगतान नहीं की जाती है। सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति या कर्मचारी की मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी का भुगतान नियोक्ताओं द्वारा किया जाता है। ग्रेच्युटी के प्रावधानों का अध्ययन करने के लिए हम इसको कुछ भागों में बांट लेंगे। उसके बाद हम उन अलग अलग भागों का स्पष्टीकरण व उनके संबंध में स्पष्ट दशाएं या प्रत्येक भाग में कर निर्धारण के संबंध में या कितनी राशि कर योग्य होगी, कितनी राशि कर मुक्त होगी, इसके संबंध में प्रत्येक भाग में अलग अलग स्थिति है जो प्रत्येक भाग के साथ स्पष्ट हो जाएगी। इसमें हम मुख्य रूप से कर्मचारियों को 3 भागों में बांटेंगे। केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय सत्ता या सुरक्षा सेवा के कर्मचारी। ये तो है कर्मचारियों की ग्रेच्युटी के लिए पहली श्रेणी। और दूसरी श्रेणी है ऐसे कर्मचारी जिन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता हो। और तीसरी श्रेणी है ऐसे कर्मचारी जिन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता हो। इन तीनों स्थितियों में कितना आयकर लगेगा या कितनी कर मुक्ति मिलेगी, इन तीनों भागों को हम विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहला भाग है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी या स्थानीय सत्ताओं के कर्मचारी या सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी। इन सभी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की संपूर्ण राशि कर मुक्त होगी यदि सेवानिवृत्ति, सेवा समाप्ति या मृत्यु के पश्चात प्राप्त हो। यानी पहले भाग में कर योग्य राशि बराबर 0 और जितना भी मिला है ग्रेच्युटी का वो पूरा का पूरा कर मुक्त। और संपूर्ण राशि कर मुक्त किन कर्मचारियों की होगी? केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, राज्य सरकार के कर्मचारी हों, सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी हों या स्थानीय सत्ताओं के कर्मचारी हों। इन चारों श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति या मृत्यु की दशा में प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि संपूर्ण राशि कर मुक्त होगी। दूसरी कैटेगरी है
ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम जिन कर्मचारियों पर लागू होता हो उन कर्मचारियों के संबंध में कर मुक्ति मिलेगी निम्नांकित 3 स्थितियों में से जो न्यूनतम राशि होगी उस न्यूनतम राशि की कर मुक्ति मिलेगी, बाकी राशि उसकी वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य होगी। इन 3 स्थितियों में से पहली स्थिति है ग्रेच्युटी के रूप में वास्तव में प्राप्त राशि। दूसरी स्थिति है ग्रेच्युटी के लिए अधिकतम कर मुक्त राशि 20 लाख रुपये, यानी 20 लाख रुपये से अधिक की कर मुक्ति किसी भी स्थिति में नहीं मिलेगी। और तीसरी स्थिति है जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता हो उस स्थिति में है अंतिम माह का वेतन लेंगे, सैलरी ऑफ लास्ट मंथ, उसके सेवा काल का जो अंतिम माह है उस अंतिम माह का वेतन लेंगे और इसकी गणना जो करेंगे वो आधे माह के वेतन के लिए करेंगे, 15 दिनों के वेतन के लिए करेंगे और पूरे महीने में 26 दिन मानते हुए गणना की जाएगी। यानी अंतिम माह का वेतन इंटू 15/26 इंटू सर्विस ईयर। सर्विस ईयर से तात्पर्य है उसने सेवा जितने वर्षों की है वो वर्ष। यदि माह में सेवा की है तो 6 माह से अधिक की अवधि को 1 वर्ष की अवधि माना जाएगा और 6 माह तक की अवधि है या 6 माह से कम की अवधि है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। मान लो 20 वर्ष 8 महीने की नौकरी की है तो उसे 21 वर्ष माना जाएगा और 20 वर्ष 5 माह की नौकरी की है तो उसे 20 वर्ष की सेवा मानी जाएगी। यानी सर्विस ईयर में सेवा के वर्ष और अंतिम वर्ष जो महीनों में है वो यदि 6 माह से अधिक का है तो उसे 1 वर्ष मान लेंगे, 6 माह से कम का है तो उसे छोड़ देंगे। इसके अलावा वेतन से मतलब है मूल वेतन और महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते को हमेशा यहाँ वेतन माना जाएगा, चाहे वो सेवा शर्तों के अनुसार हो चाहे ना हो। यानी बेसिक प्लस डीए, और इसको सदैव डीए को सदैव शामिल करना है, चाहे ये सेवा शर्तों के अनुसार हो या ना हो। डीए सेवा शर्तों के अनुसार हो सकता है या सेवा शर्तों के अनुसार नहीं हो सकता है। यदि सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना में डीए को यानी महंगाई भत्ते को वेतन की गणना में सम्मिलित किया जाता है तो महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार माना जाता है, अन्यथा डीए सेवा शर्तों के अनुसार नहीं माना जाता है। और यहाँ पर डीए चाहे सेवा शर्तों के अनुसार हो चाहे डीए सेवा शर्तों के अनुसार न हो, हर स्थिति में वेतन में डीए को सम्मिलित किया जाएगा। यानी वेतन बराबर बेसिक प्लस डीए, हर स्थिति में डीए जुड़ेगा। केवल ये 2 चीज़ें आएगी वेतन में, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होने पर ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि ज्ञात करने के लिए मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता। इसको हल करने के बाद जो आएगी वो तीसरा बिंदु होगा। पहला बिंदु वास्तव में प्राप्त राशि, दूसरा बिंदु अधिकतम कर मुक्त राशि 20 लाख और तीसरा बिंदु सैलरी ऑफ लास्ट मंथ इंटू 15/26 इंटू सर्विस ईयर। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए और सैलरी लास्ट महीने की लेनी है। सर्विस ईयर 6 माह या उससे कम का है तो छोड़ देंगे और 6 माह से अधिक की अवधि है तो उसे 1 वर्ष मान लेंगे। ग्रेच्युटी का जो हमने तीसरा भाग किया इसके प्रावधानों का अध्ययन करने के लिए वो है यदि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता हो, उन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की राशि यदि मिलती है तो इनके लिए करमुक्त राशि निम्नांकित में से न्यूनतम होगी। इसका पहला बिंदु है ग्रेच्युटी की वास्तव में प्राप्त राशि, दूसरा बिंदु है ग्रेच्युटी की अधिकतम करमुक्त राशि 20 लाख रुपये
और तीसरा बिंदु है अंतिम 10 माह का वेतन बटा 10, यानी अंतिम 10 माह का औसत वेतन लेना है, जिसके उसके सेवा काल के अंतिम 10 महीने का वेतन लेंगे और उसमें 10 का भाग देंगे। इसके अलावा इस औसत वेतन को आधे यानी 1/2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर लेंगे कंप्लीटेड सर्विस ईयर्स, यानी पूर्ण सेवा वर्ष। सेवा वर्ष वही लेंगे जो पूरे साल नौकरी की है। यदि महीनों में सेवा की है, वर्ष पूरा नहीं हुआ है, तो उसे छोड़ देंगे। चाहे उसने 11 महीने की भी सेवा की हो तो उस 11 महीने की अवधि को छोड़ देंगे। कंप्लीटेड सर्विस ईयर यानी पूर्ण जो वर्ष है उन्हीं को काउंट किया जाएगा सेवा वर्षों में। जैसे मान लो 20 वर्ष 11 माह सेवा की है तो सेवा वर्ष कहलाएंगे 20 वर्ष, और 20 वर्ष 10 माह की है तो भी 20 वर्ष, 20 माह 1 वर्ष 1 महीना की है तो भी 20 वर्ष ही काउंट होंगे। यानी महीनों को छोड़ दिया जाएगा, पूर्ण सेवा वर्ष है उन्हीं को लिया जाएगा। इसके अलावा इन तीनों बिंदुओं में जो न्यूनतम राशि होगी वो न्यूनतम राशि ग्रेच्युटी की करमुक्त राशि होगी और शेष राशि को वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ पर वेतन बराबर मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों के अनुसार हो। यदि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता है तो वेतन में वही महंगाई भत्ता लेंगे जो सेवा शर्तों के अनुसार हो। यदि सेवा शर्तों के अनुसार महंगाई भत्ता नहीं है तो उसे वेतन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, और महंगाई भत्ते को सेवा शर्तों के अनुसार माना जाएगा यदि उसे सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना में सम्मिलित किया जाता हो। यानी ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, उपार्जित अवकाश के वेतन की गणना, पेंशन की गणना, पेंशन की एकमुश्त राशि की गणना, मासिक पेंशन की गणना, इन सब में यदि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में सम्मिलित किया जाता है तो वो सेवा शर्तों के अनुसार माना जाता है। यानी सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना में वेतन में महंगाई भत्ते को शामिल किया जाता है तो महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार माना जाएगा, अन्यथा महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार नहीं है। और यहाँ पर महंगाई भत्ते को तभी शामिल करेंगे जब महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार हो। तो महंगाई भत्ता प्लस मूल वेतन प्लस विक्रय पर एक निश्चित प्रतिशत से प्राप्त कमीशन, कमीशन ऑन सेल्स। कमीशन ऑन सेल्स को तभी शामिल करेंगे जब वो एक निश्चित प्रतिशत के रूप में प्राप्त हो। तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं हो, उस स्थिति में वेतन बराबर होगा, इस तीसरे बिंदु की गणना में वेतन बराबर होगा मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों के अनुसार हो, प्लस विक्रय पर कमीशन एक निश्चित प्रतिशत के रूप में हो। और इन तीनों में से वास्तव में प्राप्त राशि अधिकतम करमुक्त राशि 20 लाख रुपए, और तीसरे बिंदु में गणना की गई राशि, इन तीनों में जो राशि कर न्यूनतम होगी वो करमुक्त होगी, बाकी शेष राशि वेतन शीर्षक की कर योग्य आय में सम्मिलित की जाएगी। इसके बाद चौथी स्थिति है यदि सेवा काल के दौरान ग्रेच्युटी प्राप्त की है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे गैर सरकारी कर्मचारी हो, कैसा भी कर्मचारी हो, यदि सेवा काल के दौरान उसने ग्रेच्युटी प्राप्त की है तो वो सभी के लिए कर योग्य होगी। यदि नियोक्ता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से ग्रेच्युटी प्राप्त की है तो वो पूर्णतः कर योग्य होगी, उसकी कर मुक्ति नहीं मिलेगी। यानी ग्रेच्युटी की कर मुक्ति तभी मिलेगी जब ग्रेच्युटी नियोक्ता से प्राप्त की हो। जैसे बीमा एजेंट अपनी बीमा कंपनी से ग्रेच्युटी प्राप्त करता है तो बीमा कंपनी और बीमा एजेंट के मध्य कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध नहीं होता है। अतः बीमा एजेंट द्वारा बीमा कंपनी से यदि ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त की जाती है तो वो संपूर्ण राशि कर योग्य होगी।
ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम कब लागू होगा या किन पर लागू होगा? ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम कारखानों पर, बागानों पर, तेल उद्योगों पर, बंदरगाहों पर, रेलवे कंपनियों पर या उन व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जिनमें 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, इन सभी संस्थाओं पर ग्रेच्युटी अधिनियम लागू होता है। अन्य कर्मचारियों पर जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं उन पर ग्रेच्युटी अधिनियम लागू नहीं होता है। इसके अलावा ग्रेच्युटी अधिनियम कर्मचारी के ऊपर तभी लागू माना जाएगा जबकि उसने निरंतर एक नियोक्ता के यहाँ 5 वर्ष तक सेवा की हो। यदि 5 वर्ष से कम की अवधि के लिए सेवा दी है तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होगा। मृत्यु या शारीरिक अयोग्यता होने पर यह 5 वर्ष की न्यूनतम अवधि लागू नहीं होगी। मृत्यु पर परिवार सदस्य को यदि ग्रेच्युटी प्राप्त होती है तो इस स्थिति में यह देखा जाएगा कि ग्रेच्युटी की राशि मृत्यु से पूर्व देय हुई है या मृत्यु के पश्चात देय हुई है। यदि मृत्यु से पूर्व ग्रेच्युटी की राशि देय हो चुकी है और मृत्यु ग्रेच्युटी की राशि देय होने के बाद परिवार को भुगतान की गई है तो संपूर्ण ग्रेच्युटी की राशि कर्मचारी की आय में नियमानुसार कर योग्य होगी। और यदि मृत्यु पहले हो जाती है और ग्रेच्युटी की राशि बाद में देय होती है और परिवार को जब ग्रेच्युटी मिलेगी तो वो पूरी तरह से करमुक्त होगी। यानी मृत्यु पहले हो जाती है और ग्रेच्युटी बाद में देय होती है तो पूरी तरह से करमुक्त, और यदि ग्रेच्युटी पहले देय हो जाती है और मृत्यु बाद में होती है तो उस स्थिति में नियमानुसार ग्रेच्युटी की राशि कर योग्य होगी। ये थे ग्रेच्युटी से संबंधित विस्तृत प्रावधान। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। केवल ग्रेच्युटी के ऊपर भी अलग से सवाल आ सकता है 10 नंबर का, और 20 नंबर के बड़े सवाल में भी ग्रेच्युटी के संबंध में पूछा जा सकता है। ग्रेच्युटी की मद दी हुई हो सकती है, यानी ग्रेच्युटी से संबंधित प्रावधान विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से याद होना आवश्यक है।